अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं। अ प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज्ड टू रीयूज एन एक्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड अ न्यू क्लास। कि किस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिससे हम एक एग्जिस्टिंग क्लास को अपनी एक नई क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत से मुराद ये है कि जो कुछ पेरेंट क्लास का है वही कुछ चाइल्ड क्लास का है। जो कुछ पेरेंट में का होता है वही चाइल्ड को मिलता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को दूसरी क्लास के अंदर एज़ इट इज़ लेकर आना चाहें, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस करते हैं। जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ आप लेकर आना चाहते हैं, उसको हम सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं और जिस क्लास के अंदर लेकर आएँगे, उसको हम सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहेंगे। मिसाल के तौर पे डिफरेंट टाइप्स की व्हीकल्स होती हैं जिसमें बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है। लेकिन इन व्हीकल्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पे हर व्हीकल के अंदर एक इंजन होता है, हर व्हीकल के अंदर गियर बॉक्सेस होते हैं, हर व्हीकल के अंदर व्हील्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनमें जनरल होती हैं, इनको हम लेके जाएँगे उसकी पेरेंट क्लास के अंदर, ये सारी चीज़ें हम बनाएँगे व्हीकल क्लास के अंदर, बाद में इन सब चीज़ों को हम इनहेरिट करेंगे अपनी सब क्लासेस के अंदर। मिसाल के तौर पे हम इंजन को, हम व्हील्स को, हम उसके कलर को, उसकी डायमेंशंस को, ये चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे व्हीकल क्लास के अंदर और बाकी क्लासेस इनसे इनहेरिट करेंगी। अब ये भी हो सकता है कि उसको मिसाल के तौर पे इंजन की टाइप है वो डिफरेंट है, व्हीकल में एक जनरल इंजन डिफाइन किया है, तो इनमें सब क्लासेस में हम उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसको हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है स्मार्टफ़ोन की। आपको पता है स्मार्टफ़ोन जो है वो बेस करता है ओरिजिनल टेलीफ़ोन के ऊपर। क्योंकि स्मार्टफ़ोन के अंदर वही कैपेबिलिटीज़ हैं जो टेलीफ़ोन के अंदर हैं, जो कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी ये वाली कैपेबिलिटीज़ हम रिसीव करेंगे टेलीफ़ोन क्लास से और इसमें इसकी जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे इसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, ब्राउज़िंग कर सकते हैं, वो जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। इनहेरिटेंस के अंदर टाइप एक ही रहती है। जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल थी, इन सब की टाइप व्हीकल है। अगर हम टेलीफ़ोन की स्मार्टफ़ोन की बात करें या दूसरे फ़ोन्स की बात करें तो वो उनकी टाइप टेलीफ़ोन ही है। तो वो बताता है कि जो रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस के अंदर वो इज़्ज़ा का रिलेशनशिप होता है। जैसे ट्रक इज़ अ व्हीकल, मोटरसाइकिल इज़ अ व्हीकल, बस इज़ अ व्हीकल, कार इज़ अ व्हीकल। तो इससे क्या होगा कि वो जो जनरल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगी और बाकी की कैपेबिलिटीज़ अपनी इम्प्लीमेंट कर लेंगी। प्रोग्रामिंग के अंदर जैसा दूसरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है, हम नहीं ये चाहते कि हम स्क्रैच से ज़ीरो लेवल से सारी चीज़ें बनाना चाहें। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी बनाना चाहते हैं तो आप पहले उसके टायर डिज़ाइन करना नहीं शुरू करेंगे, आप उसके टायर्स बनाना शुरू नहीं करेंगे। तो इसी तरह ऊप के अंदर भी इस चीज़ को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो पहले से हमने कोड लिखा हुआ है, वो वाला कोड एज़ इट इज़ हमारे पास आ जाए उस क्लास के अंदर, जिसको हम रीयूज़ कर सकें, दोबारा फिर से उसी कोड को इस्तेमाल कर सकें और उसमें हम एडिशनल कैपेबिलिटीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे व्हीकल क्लास थी, इसको बेस क्लास को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। उसमें जो चीज़ें पहले से डिफ़ाइन हैं, व्हील्स हैं, इंजन्स हैं, चेसिस नंबर है, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, वो सारी डिफ़ाइन की गई हैं व्हीकल क्लास के अंदर और हम उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, उसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं। तो जो इधर व्हीकल क्लास है, वो हमारी एक जनरल क्लास है और उसमें से जो हम सब क्लासेस बनाएँगे, जैसे बस है, ट्रक है, ये स्पेशलाइज़्ड क्लासेस हैं। इनहेरिटेंस के फ़ायदे क्या हैं? क्यों हम इनहेरिटेंस करना चाहते हैं? पहली तो रीयूज़ेबिलिटी है, जो भी हम बात कर रहे थे कि बजाय इसके कि ज़ीरो लेवल से फिर से हम कोड लिखना शुरू करें, हम पहले से लिखे हुए कोड को ही इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो एडिशनल चीज़ें चाहिए होंगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा है, ये आपके टाइम को और एफ़र्ट को सेव करता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इससे रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। रिलायबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है?
वो ऐसे कि जो हमारे पास सुपर क्लास होती है, जहाँ से हम कोड ले रहे होते हैं, वो कोड पहले से लिखा होता है, वो पहले से टेस्टेड हुआ होता है, उसमें किसी किस्म के कोई एरर्स मोस्टली नहीं होते। तो इससे रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगर हम ज़ीरो लेवल से कोड फिर से लिखना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ एडिशनल एरर्स आ जाएँ। आगे हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह एक क्लास को ड्राइव कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप क्लास का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जब जो जहाँ पे सब क्लास लिखा है, यहाँ पे आप क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद आप एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे कि आप इनहेरिटेंस कौन सी कर रहे हैं। ये पब्लिक इनहेरिटेंस है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। उसके बाद उस पेरेंट का नाम लिखेंगे जिससे इनहेरिट करना है, उस पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। और फिर इसी तरह हम ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस करके हम एक चाइल्ड क्लास बना लेंगे। ये सिंटेक्स लिखने से होगा क्या कि जो भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हमारी पेरेंट क्लास के अंदर आ रहे थे, उसको हम अपनी क्लास के अंदर भी ले आएंगे। इसमें दो डिफाइंस हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जनरलाइजेशन की और स्पेशलाइजेशन की। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि हम सब क्लासेस के कॉमन फीचर्स को इकट्ठा करके क्लास के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसको हम सुपर क्लास कह रहे थे या बेस क्लास कह रहे थे। जैसे कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं, कुछ के अपने अपने रोल्स हैं। लेकिन ये सारे जो रोल्स हैं, ये इनहेरिट करते हैं पर्सन की क्लास से या ह्यूमन की क्लास से। तो हम उसको ब्रॉडर वे में देखें तो सारे ही ह्यूमंस हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने इनको जनरलाइज कर दिया है। जनरलाइजेशन के अंदर हम बेस क्लास बनाते हैं और बेस क्लास के अंदर जो फीचर्स सबके अंदर पाए जाते हैं, उनको लिखा जाता है। जैसे पिछली एग्जांपल के अंदर हम व्हीकल क्लास बना रहे थे, तो व्हीकल क्लास के अंदर वो वाले एट्रीब्यूट्स और वो वाले फंक्शंस होंगे जो सारे व्हीकल्स के अंदर आते हैं, जैसे हम एग्जांपल उसकी पहले ले रहे थे। तो ये जो अप्रोच है, इसको हम बॉटम अप्रोच कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं कि नीचे की से ऊपर की तरफ देखा जाए। नीचे जो सब क्लासेस हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ देखा जाए तो जो ऊपर क्लास आती है वो उनकी जनरलाइज्ड क्लास है। जैसे पर्सन की एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि हर पर्सन का चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, उसका नेम होता है, उसकी एज होती है, उसका आईडी नंबर हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है। ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो सारी सब क्लासेस के अंदर आएँगे। तो हम पर्सन क्लास को कह सकते हैं कि ये एक जनरलाइज्ड क्लास है। स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है? अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पेसिफिक क्लासेस फॉर अ जनरल क्लास। एक जनरल क्लास से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड क्लासेस बनाने के अमल को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं। जैसे व्हीकल क्लास थी, तो व्हीकल में से हम अगर स्पेशलाइज करें तो हम कहेंगे कि ट्रक की एक क्लास है, एक बस की क्लास है, एक कार की क्लास है। तो इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो नीचे सबसे नीचे क्लासेस आती हैं, वो उसकी स्पेशलाइज्ड क्लासेस होती हैं। जो ऊपर आती हैं वो उसकी जनरलाइज्ड क्लासेस होती हैं। जैसे स्टूडेंट, टीचर, ये जनरल स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं पेरेंट क्लास की। इसको हम एक कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो हमने एक क्लास व्हीकल बनाई है, उसके अंदर जो हमारा मेथड है पब्लिक, वो है स्टार्ट का। तो उसमें लिखा हुआ है सी आउट व्हीकल स्टार्टेड। तो इसमें जो व्हीकल की क्लास है, ये हमारी जनरलाइज क्लास है। अब इसमें से जो स्पेशल क्लासेस निकालेंगे जो इससे इनहेरिट कर रही होंगी, जैसे क्लास, इधर लिखें क्लास कार, कोलन लगा के पब्लिक व्हीकल, जो अभी हमने सिंटेक्स देखा था इनहेरिटेंस करने का। तो हम इधर पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो जब वो इनहेरिट करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी स्टार्ट वाली। तो साथ में इसका एक अपना मेथड भी है, फंक्शन भी है ओपन ट्रंक का, सी आउट ट्रंक ओपन। एक और क्लास है जो हम इनहेरिट कर रहे हैं, उसका नाम बाइक है। ये भी पब्लिक इनहेरिटेंस कर रही है। इसके अंदर भी हमने एक अपना मेथड लिखा है, वो है किक स्टार्ट का। तो सी आउट बाइक किक स्टार्टेड। तो इसके अंदर जो व्हीकल क्लास थी वो हमारी जनरलाइज क्लास थी, और जो कार और बाइक की क्लास हैं वो हमारी स्पेशलाइज क्लासेस हैं। तो जो हमने पहले बात की थी कि अगर हम
बॉटम से अपवर्ड देखें तो जो सबसे ऊपर क्लास आ रही है वो व्हीकल की क्लास है। जो व्हीकल की क्लास है वो जनरलाइज़ क्लास है। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो जो बाइक और कार की क्लासेस आ रही हैं वो हमारी स्पेशलाइज़्ड क्लासेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन-कौन से हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। अगर हम एक क्लास के अंदर पब्लिक रखेंगे किसी मेथड को या किसी फंक्शन को, तो उसको हम क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम ड्राइव्ड क्लास में से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम मेन में से ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कहीं से भी जो चीज़ पब्लिक है उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उस प्रोटेक्टेड चीज़ को या तो वो एट्रीब्यूट्स होंगे या फंक्शंस होंगे, उसको क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको ड्राइव्ड क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आउटसाइड कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम किसी चीज़ को प्राइवेट रखते हैं, तो प्राइवेट को सिर्फ़ क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। उसको ड्राइव्ड क्लास के अंदर से एक्सेस हम नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ जो अभी आपको बताई है, इसको टेबल के फॉर्म में प्रेज़ेंट किया है कि जो चीज़ पब्लिक है, उसको अपनी क्लास में से एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव्ड क्लास में से भी एक्सेस कर सकते हैं और ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। जो चीज़ प्रोटेक्टेड है उसको अपनी क्लास में से भी एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव क्लास में से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। और जो चीज़ प्राइवेट होगी सिर्फ़ उसको उसी क्लास में से एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइव क्लास में से भी एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं और से भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन-कौन सी हैं। तो इसकी सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। उसके बाद सेकंड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर क्लास सी इनहेरिट कर रही है क्लास बी से और क्लास बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए से, तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर एक क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, जैसे ये है चाइल्ड क्लास पेरेंट ए से भी पेरेंट बी से भी इनहेरिट कर रही है, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके अलावा भी दो इसकी टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस और दूसरी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है और उसके बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। एक बेस क्लास है और उसकी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। और हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस है उसमें हम ये जो चार इनहेरिटेंस पढ़ी हैं हम, इनमें से कोई सी दो या दो से ज़्यादा को कंबाइन जब करते हैं तो इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस मोड की बात करें तो 3 हैं। हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर सकते हैं, हम प्राइवेट इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क होता है। जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो जो भी अ, एक्सेस मॉडिफायर होंगे वो, अगर वो पब्लिक हैं तो वो पब्लिक ही रहेंगे। अगर वो प्रोटेक्टेड हैं तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। अगर प्राइवेट हैं तो वो प्राइवेट ही रहेंगे, मतलब कि वो एक्सेसिबल नहीं होंगे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर जो थे वो पब्लिक थे वो प्रोटेक्टेड बन जाएँगे, जो प्रोटेक्टेड थे वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और जो प्राइवेट थे वो इनएक्सेसिबल हो जाएँगे। उनको हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो जो एक्सेस मॉडिफायर हमारी क्लास के अंदर पब्लिक थे, वो प्राइवेट बन जाएँगे, जो प्रोटेक्टेड थे वो भी प्राइवेट बन जाएँगे और जो प्राइवेट थे उनको हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। इन तीनों इनहेरिटेंस मोड्स के अंदर एक बात क्लियर है कि जो भी पेरेंट क्लास के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट इस्तेमाल करेंगे, उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इसमें जो सबसे जो कॉमन है वो पब्लिक इनहेरिटेंस है, जो प्रिजर्व करती है ओरिजिनल एक्सेस मोड को जो हमने स्पेसिफाई किया है। तो अगर पब्लिक है तो पब्लिक ही रहेंगे, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रहेंगे।
इसी चीज़ को इधर एक्सप्लेन किया गया है। अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है तो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। और ड्राइव्ड क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे उनको। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। और तीसरा था प्राइवेट का, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। तो अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो objects of derived class cannot access the public members. Objects of derived class cannot access the protected members. Objects of derived class cannot access private members. और अगर हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो derived क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पब्लिक मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे, वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे, और वो प्रोटेक्ट जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये हम बात कर रहे हैं हमारी जो ड्राइव्ड क्लास थी उसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो जिस तरह की इनहेरिटेंस होगी उनमें क्या वो पेरेंट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे या नहीं। उसके बाद जी हम देखते हैं कि ड्राइव्ड क्लास कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं। जिस तरह हमने पहले देखा था कि हम चाइल्ड क्लास क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उस क्लास का नाम बताएंगे, कोलन लगाएंगे, फिर बताएंगे कि इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। उसके बाद हम आगे उस बेस क्लास का नाम लिखेंगे कि इसमें से हम कौन सी इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं। इसमें हम एक कोड अब देखते हैं। इस कोड में एक क्लास सी है जो दो क्लासेस से इनहेरिट कर रही है, क्लास ए से भी और क्लास बी से भी। तो क्लास ए से भी पब्लिक इनहेरिटेंस कर रही है और क्लास बी से भी पब्लिक इनहेरिटेंस कर रही है। इसके अलावा दो जो इस क्लासेस इनहेरिट करने के अलावा इसका अपना एक डाटा मेंबर है जिसका नाम है सी। हम एक गेट नाम का फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हम ए का इन नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और बी का इनपुट नाम का। तो ये तरीकाकार देख लें कि जब हम कोई इसको हम आगे डिटेल में दोबारा फिर से देखेंगे कि जब हम किसी पेरेंट क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है कि उस क्लास का नाम लिखें, कोलन लगाएं और आगे उसका मेथड का नाम लिखें जिसको आपने कॉल करना है। जैसे ए कोलन डबल कोलन लगाएंगे, इन इन इज द नेम ऑफ द मेथड दैट वी वांट टू कॉल। उसके बाद बी, उसके बाद इनपुट नाम का एक मेथड है जो हम बी का कॉल कर रहे हैं, और तीसरा इसका अपना था सी नाम का जो वेरिएबल डाटा मेंबर हमने इसमें डिफाइन किया उसकी इनपुट ले लेंगे। ए में जो ए के एलिमेंट्स होंगे, ए के डाटा मेंबर्स होंगे उनकी इनपुट आ जाएगी। बी के इनपुट नाम के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो बी के अंदर इनपुट चली जाएगी, और जब हम सी की जो इनपुट लेनी है वो इसके अंदर ही ले लेंगे। उसके बाद जब शो का फंक्शन हमने लिखा है तो इसमें भी हम ए का आउट नाम का जो ए के डाटा मेंबर्स की आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगा, बी का आउटपुट नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और तीसरा हम सी जो है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसमें देखें सी ओबीजे, ओबीजे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सी का, हम आगे करें ओबीजे डॉट गेट। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो इन नाम का फंक्शन ए का कॉल करेगा। वो पहले ए के एलिमेंट की मतलब ए के अंदर एक डाटा मेंबर है जिसका नाम ए है इंट टाइप का, बी के अंदर डाटा मेंबर है जिसका नाम है इंट बी, और ये सी का था, इसमें भी एक डाटा मेंबर है इंट सी के नाम से। तो इन सब की इनपुट लेगा, बाद में जब हम ओबीजे डॉट शो करेंगे तब वो इसकी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। अब हम देखेंगे कि चाइल्ड क्लास में से हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल करते हैं। अगर हमारे पास एक चाइल्ड क्लास बी है तो आपको पता है चाइल्ड क्लास बी के अंदर कुछ हिस्सा पेरेंट क्लास ए का होगा और कुछ हिस्सा उसका अपना होगा। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए लिखते हैं कि हम उसको इनिशियलाइज कर सकें उसके ऑब्जेक्ट को। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें लाजमी तौर पे जो चाइल्ड क्लास है उसका पार्ट भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो पेरेंट क्लास है उसका जो भी हिस्सा है वो भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ देखने से पहले कुछ बातें हैं, वो ये है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो कंपाइलर खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देता है।
लेकिन अगर हम पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर लिख दें तो जो हमारा कंपाइलर है वो ज़ाते खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेगा। जब कंपाइलर खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहा था तब वो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ नहीं करता। डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम अपना कंस्ट्रक्टर हमें लिखना पड़ता है। अगर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर एग्ज़िस्ट करता है तो हम विदाउट पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं तो कंपाइलर खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेगा। अगर हम चाइल्ड क्लास में से बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियलाइज़र लिस्ट। ये किस तरह होता है? हम ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। अगर कोई पैरामीटर्स आ रहे हैं तो उसमें वो पैरामीटर्स लिखेंगे। साथ ही कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम लिख के वो जो पैरामीटर्स उसको देने थे वो इधर पास कर लेंगे। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। क्लास पेरेंट है हमारे पास, इसमें एक डाटा मेंबर ए है, इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसमें उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम। इसके अंदर हम लोगों ने एक पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक पैरामीटर ले रहे हैं ए नाम एक्स नाम का जो ए को इनिशियलाइज़ कर रहा है। उसके बाद चाइल्ड क्लास में देखें तो चाइल्ड क्लास के अंदर एक बी नाम का डाटा मेंबर है। तो इसके जो पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है उसमें 2 पैरामीटर्स ले रहा है, एक एन नाम का, एक एम नाम का। और साथ ही कोलन लगा के उसने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर का नाम लिख के उसमें एम पास कर दिया है। इसमें पहली बात तो ये क्लियर होती है कि जो बाद में पैरामीटर हमारे पास आता है जैसे इसमें एम आया था वो वाला पैरामीटर पेरेंट का होता है बेसिकली। वो वाला पैरामीटर पेरेंट के पास जाएगा। और जो पहला पैरामीटर था जो एन आ रहा था उससे हमने बी को इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद मेन क्लास के अंदर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 10 और 15 डाल रहे हैं। तो जो इसमें 10 आ रहा है वो बेसिकली चाइल्ड का पैरामीटर है और जो 5 आ रहा है वो जाएगा पेरेंट के पैरामीटर के अंदर। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो पहला पैरामीटर आता है वो चाइल्ड का होता है और जो सेकंड पैरामीटर आता है वो पेरेंट का होता है। इसी तरह अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहे हों तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के को भी सेम जो हमने पढ़ा है इनिशियलाइज़र लिस्ट उसके मदद से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी पेरेंट का कॉल कर सकते हैं। हमें ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो वो हमारा कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्लास का भी सॉरी चाइल्ड क्लास का भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देगा और पेरेंट क्लास का भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देगा और चाइल्ड क्लास में से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल भी कर लेगा। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम, उसके बाद कोलन लगाएंगे, कोलन को हम इनिशियलाइजर लिस्ट आगे देंगे और पेरेंट का नाम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि चाइल्ड में से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने चाइल्ड क्लास में से अगर एक्सेस करना हो पेरेंट क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। इसके बेसिकली 3 तरीके हैं। एक को हम डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं, दूसरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, तीसरा दिस पॉइंटर के साथ। डायरेक्ट एक्सेस से क्या मुराद है? अगर वो प्रोटेक्टेड या पब्लिक हो वो मेंबर फंक्शन जिसको एक्सेस करना है, उसका तरीकाकार ये है कि हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये डिस्प्ले नाम का पेरेंट का जो मेंबर फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। इसको अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम करते हैं तब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पेरेंट का नाम लिखेंगे, पेरेंट का नाम लिखने के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, साथ बता देंगे कि पेरेंट का कौन सा मेथड हमने कॉल करना है, कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है। तीसरा था दिस पॉइंटर के साथ। दिस पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए आगे बता दें कि कौन सा मेंबर फंक्शन आप लोगों ने कॉल करना चाहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है।
तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरह की इनहेरिटेंस जिसमें नंबर ऑफ पेरेंट्स ज़्यादा होते हैं और उन ज़्यादा नंबर ऑफ पेरेंट्स में से टू या मोर इंडिपेंडेंट बेस क्लासेस में से हम एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं। जैसे ये है एग्जांपल के तौर पे, क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। क्लास सी के अंदर क्लास ए के भी सारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आ रहे हैं और क्लास बी के भी सारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आ रहे हैं। इसको करने का तरीकाकार क्या है? हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, चाइल्ड क्लास का नाम लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, फिर बता देंगे इनहेरिटेंस कौन सी करनी है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। वो कर लिखने के बाद पेरेंट क्लास का नाम, कॉमा लगाने के बाद दूसरी पेरेंट क्लास का नाम। अगर इस तरह तीसरी भी है तो फिर कॉमा लगा के हम तीसरी पेरेंट क्लास का नाम भी लिख सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, एक टीचर क्लास है। टीचर क्लास का अपना एक मेथड है टीच नाम का, एक स्पोर्ट्स पर्सन की क्लास है उसका एक मेथड है प्ले नाम का, और एक स्टूडेंट की क्लास है। स्टूडेंट की क्लास टीचर क्लास से भी इनहेरिट कर रही है और स्पोर्ट्स पर्सन की क्लास से भी इनहेरिट कर रही है। उसका अपना एक मेथड है जिसका नाम है स्टडी। तो हम मेन के अंदर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उससे हम एस डॉट टीच करेंगे तो टीचर क्लास, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट का था, तो उसमें एस डॉट टीच करेंगे तो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट मेथड कॉल हो जाएगा। एस डॉट प्ले करेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन की क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा। एस डॉट स्टडी करेंगे तो वो उसका अपना मेथड कॉल हो जाएगा। उसके बाद जी हम देखते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इस तरह की इनहेरिटेंस है जिसमें एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करती है दूसरी डिराइव्ड क्लास से। जैसे क्लास सी इनहेरिट कर रही है बी से, जो कि बजाते खुद एक डिराइव्ड क्लास है, और वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए से। इसकी एग्जांपल में जैसे पर्सन है उससे इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय की क्लास, और एम्प्लॉय की क्लास से एक मैनेजर क्लास इनहेरिट कर रही है। मैनेजर कर रही है एम्प्लॉय से क्योंकि मैनेजर इज अ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कर रही है पर्सन से, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इनहेरिटेंस में इज अ का रिलेशनशिप होता है। इसका सिंटेक्स क्या है? क्लास ए थी हमारे पास, क्लास बी है जो पब्लिक इनहेरिट कर रही है क्लास ए से, क्लास सी है जो कि पब्लिक इनहेरिट कर रही है क्लास बी से। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रही है। इसको हम कोड में देखते हैं, कोड कैसे करेंगे। पर्सन नाम की क्लास है, उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है शो नेम का। उसके बाद एम्प्लॉय नाम की क्लास है जो पब्लिक पर्सन मतलब पर्सन से इनहेरिट कर रही है, उसका एक मेथड है शो सैलरी नाम का जो सैलरी को शो करेगा। तो तीसरी है वो मैनेजर नाम की क्लास है जो एम्प्लॉय नाम की क्लास से इनहेरिट कर रही है, और उसका अपना एक मेंबर फंक्शन है वो है मैनेज का। तो मैनेजर मिस आउट कर रहा है कि मैनेजर मैनेजेस द टीम। मेन के अंदर हम मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एम नाम का। एम डॉट शो नेम करेंगे तो पर्सन क्लास का शो नेम वाला मेंबर फंक्शन कॉल हो जाएगा। एम डॉट शो सैलरी करेंगे तो एम्प्लॉय क्लास का शो सैलरी का हो जाएगा। एम डॉट मैनेज करेंगे तो मैनेजर का अपना मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन इस तरीकाकार में एक एम्बिग्विटी है, वो ये है कि अगर क्लास ए और क्लास बी, जैसे इसमें क्लास पर्सन और एम्प्लॉय थी, अगर दोनों में एक शो नाम का मेथड हो, और आपको पता है क्लास सी जो है वो इनहेरिट कर रही है दोनों से, ए से भी और बी से भी, दोनों में शो नाम का मेथड है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सी का, सी ओबीजे सेमीकोलन ओबीजे डॉट शो करें, तो ये कौन सा मेथड कॉल होगा? क्या ये क्लास ए का मेथड कॉल होगा या क्लास बी का मेथड कॉल होगा? इस तरीकाकार में कंपाइलर को समझ नहीं लगेगी कि क्या मैं क्लास ए का शो का मेथड कॉल करूं या क्लास बी का। इस सूरत में वो हमें एक एरर दे देगा। इस एरर्स को से बचने के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार तो ये है कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सप्लिसिटली बता दें कि हमने किस क्लास के मेथड को कॉल करना है। उसका तरीकाकार क्या है कि ओपीजे डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो। इससे हम क्या बता रहे हैं कि हमने ए का शो नाम का फंक्शन को कॉल करना है। अगर बी का करना है तो ओबीजे ओबीजे जो था वो सी का ऑब्जेक्ट था। ओबीजे डॉट बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो, इसे क्या बता रहा है कि हमने बी का शो नाम का मेथड कॉल करना है। या इसका एक और तरीकाकार भी है, उसको हम कहते हैं ओवरराइड करना। ओवरराइड से क्या मुराद है कि जो शो नाम का फंक्शन था वो हम क्लास सी के अंदर भी लिख दें, उसी नाम का फंक्शन।
तो जब वो सी का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा शो का, तो वो फिर अपने जो शो नाम का ऑब्जेक्ट है उसको वो कॉल कर शो नाम का सॉरी मेथड है या मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ओवरराइड करना। तो हम सी के अंदर क्या करेंगे, शो नाम का एक फंक्शन लिख देंगे, उसमें हम ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो भी लिख देंगे, बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो भी लिख देंगे। तो इससे ए का भी शो नाम का मेथड कॉल हो गया, बी का भी कॉल हो गया, साथ में हम सी आउट कर देंगे जो जो चीज़ें सी क्लास की अपनी थी, जो डाटा मेंबर सी क्लास के अपने थे उनको हम सी आउट कर देंगे। अब देखिए क्लास सी अगर है तो क्लास सी तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो क्लास ए का है सी के अंदर आ रहा है, जो क्लास बी का सी के अंदर आ रहा है, और तीसरा हिस्सा जो क्लास सी का अपना है। तो इसीलिए जब शो करवाना है तो ए वाले पार्ट को भी करवाना है, बी वाले को भी, और जो क्लास सी का अपना है उसको भी। अब हम डिटेल में देखते हैं कि जो अभी हमने किया ओवरराइड किया, ये ओवरराइड करना क्या होता है, ओवरराइडिंग किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ फंक्शन इन अ डिराइव्ड क्लास दैट हैज द सेम नेम एंड सिग्नेचर एज अ फंक्शन इन पेरेंट क्लास। कि इस तरह का प्रोसेस जिसमें हम एक फंक्शन लिखें ड्राइव क्लास के अंदर जिसका नाम, सिग्नेचर, रिटर्न टाइप, पैरामीटर सारे वो सेम हों जो पेरेंट क्लास के अंदर आ रहे हैं, इस चीज़ को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम सी जो क्लास थी हमारी ड्राइव्ड क्लास सी थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे डॉट शो करके कॉल करेंगे, तो वो हमेशा सी का अपना ही कॉल होगा। तो इससे हम जो ए और बी क्लासेस थी उनका शो के मेथड को भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कॉल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, क्लास ए है, क्लास ए का एक ही डाटा मेंबर है एन नाम का, उसका हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम एक पी नाम का पैरामीटर आ रहा था, हम एन इज इक्वल टू पी कर रहे हैं, मतलब कि एन को इनिशियलाइज कर रहे हैं पी के साथ, और एक शो नाम का मेथड है जो सी आउट कर रहा है, जो एन की वैल्यू को शो कर रहा है। उसके बाद एक बी नाम की क्लास थी हमारी जो इनहेरिट कर रही है ए से, बी के अंदर एक अपना डाटा मेंबर है सी एच नाम का, इसके अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है, दो पैरामीटर ले रहा है, चार सी एंड इंट एम। और ये बात थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताई थी, जो सेकंड पैरामीटर होता है, जो सबसे पहला पैरामीटर है वो क्लास का अपना है, तो हम लिखते हैं सी एच इज इक्वल टू सी, मतलब कि जो पहला पैरामीटर आ रहा था सी एच वाला वो क्लास का अपना था, जो दूसरा था इंट एम वो हमने साथ ही पास कर दिया ए के कंस्ट्रक्टर को, तो जो सेकंड पैरामीटर था वो हमने इसको साथ ही पास कर दिया। अब वॉइड शो के अंदर हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं ए के शो के मेथड को, और साथ में सी आउट करवा रहे हैं जो उसका अपना एक डाटा मेंबर था वो। तो हमने इधर बेसिकली ओवरराइड कर लिया है एक फंक्शन जिसका नाम है शो। तो वो हमने अपना लिख लिया है, लेकिन नाम देखें दोनों का सेम है। ए के अंदर जो शो नाम का मेथड आ रहा था उसका नाम भी, और जो बी के अंदर आ रहा है उसका नाम भी, और बी में जो आ रहा था उसके अंदर हमने एक्सप्लिसिटली कॉल कर लिया है ए के शो के मेथड को, और साथ में जो उसका अपना डाटा मेंबर था सी एच उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो बाद में हम इसको मेन फंक्शन के थ्रू हमने इसको कॉल कर रहे हैं। जब हम obj.show करेंगे तो obj जो था वो b नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट था, हमेशा अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। तो obj इस मेंबर फंक्शन को जो b क्लास के अंदर है उसको कॉल करेगा, लेकिन अगर इन केस अगर हम चाहें तो हम मेन से a वाले शो को भी कॉल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, obj डॉट a स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो। इससे क्या होगा कि इससे हम जो पेरेंट क्लास थी उसके शो के मेथड को कॉल कर लेंगे। अगला टॉपिक है कि हम देखेंगे ऑर्डर क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग का, कि पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का चलेगा या चाइल्ड क्लास का। जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का, तो वो जो चाइल्ड क्लास है उसका कुछ हिस्सा पेरेंट पे मुश्तमिल है और कुछ उसका अपना है, तो कंस्ट्रक्टर किसका पहले कॉल होना चाहिए? तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले कॉल होता है, पहले बेस का, फिर उसके बाद ड्राइव क्लास का कॉल होगा। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है वो इसके उल्ट होता है, पहले ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके बाद
बेस क्लास का। बड़ा मशहूर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो आपने ज़हन में रखना है। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हमेशा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले, फिर ड्राइव क्लास का, लेकिन डिस्ट्रक्टर की सूरत में पहले ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद बेस क्लास का। तो एक सैंपल कोड लिखा हुआ है जिसमें ग्रैंड पेरेंट नाम की क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर में हमने एक सी आउट स्टेटमेंट दे दी है ये चेक करने के लिए ये कब कॉल होगा। साथ ही ये टिल्डा के साइन से आपको पता है डिस्ट्रक्टर हम लिखते हैं, उसका डिस्ट्रक्टर भी हमने लिख दिया है, जिसके अंदर हम अ, एक सी आउट की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये बात आपको पता है कि जो हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं वो वेरी उसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए, और जो डिस्ट्रक्टर लिखते हैं वो मेमोरी को फ्री करवाने के लिए। आम तौर पे जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ये जो हमारा कंपाइलर है बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी साथ लिख देता है, मेमोरी फ्री हो जाती है। लेकिन अगर आप मेमोरी एलोकेट करवाएँ या पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी को एलोकेट करें, तो डिस्ट्रक्टर हमें खुद लिखना पड़ेगा और उसमें हमें मेमोरी को जो हमने एलोकेट करवाई थी उसको डी एलोकेट करवाना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेमोरी लीकेज होगी। इसके साथ आगे सेकंड है पेरेंट क्लास जो इनहेरिट कर रही है ग्रैंड पेरेंट्स से, उसका एक अपना कंस्ट्रक्टर है और एक अपना डिस्ट्रक्टर है। और उसके बाद एक और क्लास थी जो चाइल्ड क्लास थी जो पेरेंट क्लास को, बेसिकली ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है। इसमें भी उसका चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर है। हमने सी चाइल्ड जो सी क्लास है उसका एक सी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब ऑब्जेक्ट किया क्रिएट किया तो उसकी ये आउटपुट आएगी कि सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। तो ये बात हमने पढ़ी थी कि पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद चाइल्ड का। तो इसमें सबसे जो बड़ी बेस क्लास थी हमारी वो ग्रैंड पेरेंट थी। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर चलेगा तो रिवर्स ऑर्डर में, पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर, फिर पेरेंट का, फिर ग्रैंड पेरेंट का। अच्छा जी, 2 तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एक इनहेरिटेंस है, इसको हम ईज़ा रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे व्हीकल क्लास हमने बनाई थी शुरू में, मोटरसाइकिल इज़ अ व्हीकल, ट्रक इज़ अ व्हीकल, बस इज़ अ व्हीकल। एग्ज़ाम्पल इसने दी है, लैपटॉप कंप्यूटर अगर क्लास है, तो हम कहेंगे लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर। लेकिन एक और रिलेशनशिप होता है जिसे हम हैज़ अ रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्लास दूसरे क्लास के एक क्लास के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। यूज्ड व्हेन वन क्लास कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज मेंबर। जैसे ये है कि एक रिजल्ट स्टूडेंट की क्लास है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो है रिजल्ट कार्ड का, या एक कार नाम की क्लास हो उसमें एक ऑब्जेक्ट हम यूज करें इंजन क्लास का, इंजन की क्लास बना के। तो इस चीज को हम कंटेनरशिप या कॉम्पोजिशन कहते हैं। दो तरह की है कंटेनरशिप, एक को हम एग्रीगेशन कहते हैं, दूसरे को हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो ये भी आमतौर पे पूछ लिया जाता है कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या चीज़ है। अगर तो कोई वीक रिलेशनशिप है तो उसको हम एग्रीगेशन कहेंगे। वीक रिलेशनशिप से क्या मुराद है? वीक रिलेशनशिप से मुराद ये है कि दो क्लासेस हैं, अगर दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती हैं, अगर एक क्लास डिलीट हो जाए तो दूसरी क्लास एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसको हम एग्रीगेशन कहेंगे। वन क्लास यूजेज अनदर क्लास बट डज नॉट own its objects can exist independently. If the whole object is destroyed, the part object still exist। मतलब अगर एक डिस्ट्रॉय हो जाए तो दूसरा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे उसने एग्जांपल दी है कि अगर एक यूनिवर्सिटी क्लास है, एक स्टूडेंट की क्लास है, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ना भी हो तो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम एग्रीगेशन में पॉइंटर्स और रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक नीचे उसने एक एग्जांपल कोड दिया है कि टीचर की क्लास है, टीचर क्लास में सी आउट हम कर रहे हैं, टीच का एक मेथड है जो सी एच कर रहा है, सी आउट कर रहा है कि टीचर इज टीचिंग। एक डिपार्टमेंट नाम की क्लास है जिसके अंदर हम रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर स्टैटिक टी, एक पॉइंटर यूज कर रहे हैं टीचर क्लास का, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक टीचर को पास कर रहे हैं, एक रेफरेंस उसका पास कर रहे हैं, और हम साथ उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जो टी हमने लिया था पॉइंटर उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो उसके बाद इसी का एक मेथड है डिपार्टमेंट का, वो है स्टार्ट क्लास का। तो हम पॉइंटर से टीच नाम का जो टीचर का मेथड था उसको कॉल कॉल कर रहे हैं। तो ये जो
दोनों का रिलेशनशिप है आपस के अंदर, ये एग्रीगेशन है। टीचर कैन सर्वाइव विदाउट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये लाजम मलजूम नहीं है, एक साथ एक के खत्म होने से दूसरा खत्म नहीं होगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें एक की लाइफ डिपेंडेंट नहीं है दूसरे की लाइफ से, तो उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। अगली टाइप है कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, हैज़ अ रिलेशनशिप, जिसमें एक की लाइफ डिपेंडेंट है दूसरे की लाइफ से। एक क्लास दूसरे की क्लास को ऑन करती है, उसकी उसकी मलकियत है। Parts object cannot exist without whole object. Lifetime is dependent. When the whole object is destroyed, the part object is also destroyed. मतलब कि जब होल वाला डिस्ट्रॉय होगा तो पार्ट वाला भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स में कहता है कि एक हाउस की क्लास है, एक रूम है जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हाउस के बगैर। इसकी एग्जांपल दी है इसने, क्लास इंजन, उसका एक मेथड है इंजन क्रिएटेड, उसके बाद उसका एक डिस्ट्रक्टर दिया हुआ है इंजन डिस्ट्रॉयड। एक क्लास है कार नाम की, उसमें उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इंजन टाइप का ई नाम रख के, उसका कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, उसका डिस्ट्रक्टर दिया हुआ है। उसमें उसने मेन क्लास के अंदर एक सी नाम कार नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है सी। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो इंजन क्रिएटेड, उसके बाद कार क्रिएटेड, और जब हम रिटर्न जीरो करते हैं तो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कार डिस्ट्रॉयड, उसके बाद इंजन डिस्ट्रॉयड। मतलब इसमें एक क्लास दूसरी क्लास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कार के बगैर इंजन क्लास एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस दोनों में आपने फर्क देखा होगा, पहले के अंदर हमने पॉइंटर यूज किया था, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फर्क है कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन के दरमियान में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।